और आते हैं देश के सवाल पर। जो सवाल हम उठा रहे हैं, महाराष्ट्र झारखंड में किसकी बनेगी सरकार, ये सबसे बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र में क्या ओवैसी को अपनाएगी महाविकास अघाड़ी? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा से आदिवासी वोट बैंक खींच पाएंगे बीजेपी के चंपई सोरेन? सोरेन को सिंपैथी फैक्टर या बीजेपी बनेगी मास्टर? पवार वर्सेस पावर, क्या अपनाएगा परिवार? हरियाणा में हार के बाद एनडीए में कांग्रेस को कितनी अहमियत मिलेगी? ये तमाम सवाल हैं, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान बन गए हैं। ऋषभ तिवारी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अरविंदर सिंह देओल हमारे साथ हैं, प्रवक्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा के। बीडी सिंह हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना शिंदे गुट के। डॉक्टर विमल कुमार शर्मा हैं, नेता हैं एनसीपी अजीत पवार गुट के। और अनिल गाडवे हमारे साथ हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के। आप सभी का स्वागत है। दीपक झा जी भी हमारे साथ आएंगे। ऋषभ जी, महाविकास अघाड़ी की तरफ से हम बहुत सारे बयान अभी सुन रहे थे और लगातार उन बयानों में ये बताया जा रहा है कि साहब 2024 लोकसभा चुनाव की तरह ही चुनाव के नतीजे होंगे महाराष्ट्र की, अगर बात की जाए तो। देखिए, चाहे महाराष्ट्र का इलेक्शन हो चाहे झारखंड का इलेक्शन हो, भारतीय जनता पार्टी दोनों जगह पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। कैसे? मैं झारखंड से मैं आता भी हूँ। झारखंड मेरा होम स्टेट भी है और झारखंड के अंदर जो समस्याएं अभी देखी गई है, जो घुसपैठिया वहां पे पनप रहे हैं और जिस तरीके से वहां की सरकार उन्हें पनाह दे रही है और वो उन पे बिल्कुल मौन साधी हुई है, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है झारखंड के अंदर, क्योंकि वहां पे डेमोग्राफी चेंज बड़े पैमाने पे हो रहा है, खास करके संथाल परगना के अंदर। एक तो विषय यह झारखंड का है। दूसरा, महाराष्ट्र पे आते हैं। महाराष्ट्र के अंदर जो एक आरोप लगाया जा रहा है कि हमारी पार्टी को तोड़ दिया गया या अस्थिरता लाई गई राजनीति में, तो हमने कोई नहीं तोड़ा। जब हमने चुनाव 2019 में लड़ा था तो शिवसेना के साथ मिलकर लड़ा था। प्री पोल अलायंस था, कोई पोस्ट अलायंस वो नहीं था। लेकिन चुनाव जीतने के बाद किसी के अंदर अति महत्वाकांक्षा बढ़ जाए और उसके अंदर स्वार्थ की राजनीति पनप जाए और वो खुद गठबंधन तोड़ के कहीं और सम्मिलित हो जाए, तो ये उनकी दशा तो है। महत्वाकांक्षा तो सर आपकी भी थी ना मुख्यमंत्री बनाने की, वो तो पूरी अब भी नहीं हुई। रिटर्न में हमने कमिटमेंट किया था क्या, या चुनाव मैनिफेस्टो में था? नहीं, वो तो अब भी नहीं हुई ना। वो तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना बनाने के बाद भी वो महत्वाकांक्षा तो बीजेपी की फिर भी पूरी नहीं हुई वहां पर मुख्यमंत्री बनाने की। हमारी महत्वाकांक्षा थी भी नहीं सर। ये आपको किसने कहा था? कोई आपको चिट्ठी भेजा था आपके चैनल को? नहीं, बताइए आप किस वजह से टूटा फिर गठबंधन? गठबंधन टूटा उनकी गलतियों से, उनके स्वार्थ से, उनके परिवारवाद से। वो अपने बेटा को लॉन्च करना चाहते थे और अपनी महत्वाकांक्षा बाला साहब ठाकरे जी ने संघर्ष करके आपकी महत्वाकांक्षा नहीं थी सुबह के 5 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाना? ये महत्वाकांक्षा नहीं थी? महत्वाकांक्षा बेशक नहीं थी सर। इसे फिर क्या था? वो नहीं कहते, परिस्थितियों सुबह के 6 बजे राजभवन में, सुबह के 6 बजे राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा देना क्या महत्वाकांक्षा का नजरिया नहीं था? बेशक नहीं था। जब वहां सरकार हमारे अनुकूल बनने जा रही थी, हम अस्थिर सरकार देना चाह रहे थे, ठीक है, फिर भी नहीं बन पाया। दीपक झा जी, नहीं बन पाए, समीकरण नहीं बने। अगर महत्वाकांक्षा होती तो देवेंद्र फडणवीस जी चीफ मिनिस्टर होते, से एकनाथ शिंदे जी को बड़े दिल दिखा के हमने मुख्यमंत्री बनाया। तो हमारे लिए सत्ता सुख महत्व नहीं होता, सत्ता सेवा का साधन होता है। दीपक झा जी, आप किस नाम से उत्तर लेंगे तो मुझे जरा अच्छा लगेगा। किस नाम से? उत्तर तुरंत आना चाहिए जी। कि जो भी प्रवक्ता अभी अपना बयान दे रहे थे यहाँ पे कि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के लिए त्याग किया, बड़ा बड़ा दिल दिखाया, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री किया, वो नहीं है महाराष्ट्र से, उनको नहीं पता महाराष्ट्र के बारे में। हम यहाँ पे बैठे और मैं खुद ठाणे से हूँ, मैं ठाणे में बैठा हूँ जहां से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री करके चुन के आए ना, उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसी ठाणे से मैं खुद बैठा हूँ यहाँ से जी। मैं जानता हूँ यहाँ की परिस्थिति क्या है। इतना बड़ा दिल था ना तो उद्धव जी ठाकरे साहब, जिन्होंने 25 साल 30 साल आपके साथ गठबंधन किया, उनके बारे में आप जरा अभी चुप रहेंगे? भारतीय जनता के प्रवक्ता आप जरा चुप रहेंगे, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ। उनके उस वक्त 2019 में अगर ये बड़ा दिल दिखाया होता ना तो ये सब चीजें नहीं होती थी। ये लिखित की बात कर रहे हैं, लिखित की। मैं आपको सबसे पहली बात बताता हूं, ये खुद अमित शाह जी, देवेंद्र फडणवीस और उद्धव जी ठाकरे साहब, इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी जब दोबारा गठबंधन हुआ था, 2014 में गठबंधन टूटा था और 19 में दोबारा गठबंधन हुआ था, उस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मातोश्री के यहाँ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बाहर मीडिया को बताया गया था कि हर चीज में अगर इनके पास वो जानकारी नहीं है तो मुझसे संपर्क करें, मैं आपको सब जानकारी दे दूंगा। सारे वीडियोस मीडिया पे है, हर चीज में समानता रहेगी। पद
और जो भी अधिकार रहेंगे सब में सम समानता, जिसमें मुख्यमंत्री पद भी आता है। लेकिन जब भारतीय जनता पक्ष को लगा कि अब हमारे सिवा कुछ नहीं हो सकता, तो इन्होंने अपने अपने वो शब्दों से वो मुकर गए। शिवसेना आज भी कहती है कि हम पद के लिए नहीं गए, लेकिन जो हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है उस समय और आज भी हमारे साथ धोखाधड़ी की। देखो, राजनीति अपनी जगह, लेकिन किसी की पार्टी तोड़ना, पार्टी के एमएलए को लेना, वहां तक बात ठीक थी, लेकिन आज पार्टी का सिंबल ले लिया गया, पार्टी का नाम ले लिया गया। आज भारतीय जनता पार्टी इन सब की कीमत अदा कर रही है महाराष्ट्र में। आप देखिए, महाराष्ट्र में 42 एनडीए के इनके जो कोई इनकी एनडीए उसके एमपी थे, आज महाराष्ट्र में इनकी अवस्था 15 तक आ चुके हैं। ये सबक सिखाया है महाराष्ट्र की जनता ने इनको, और आज ये बोलते हैं कि हम बड़ी पार्टी वगैरह वगैरह। बीडी सिंह साहब इनका परसेंटेज देखेंगे तो इनका कुछ 42% आता है, हम लोग का 43.9% आता है। जबकि सीटों का बंटवारे में भी थोड़ा क्या है, सेंटर से लेट हो गया था, उसके बावजूद भी अपना प्रदर्शन अच्छा रहा जो है। तो हम लोग तो किसी तरह से जो है, जो अभी सरकार में भी है और किसी भी कमिटमेंट में पीछे नहीं। अभी माननीय मुख्यमंत्री साहब ने लाड़की बहन योजना में भी काफी महिलाओं को फायदा दिया, और इसके बाद अभी जो है क्या कहते हैं, तो अभी टोल माफी कर दिया, और मदरसों के टीचर का वो सैलरी इंक्रीज किया। ये तो जनता से जुड़े हुए थे। हाँ अमन जी, आप भी 5 साल बीत गए, टोल माफी की बात करते हैं, कमाल है। देखिए, दीपक झा जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप पहले सुनिए जो है। देखिए, थोड़ा पिछले 4 सालों का काम जनता जिसके साथ है वही उसकी सरकार आएगी। आप जनता से मिलेंगे नहीं, लोगों का सुनेंगे नहीं। जनता की सरकार होती तो आपको आसाम में जाके होटल में बैठने की जरूरत नहीं पड़ती, भाजपा के दामन में जाके अपना मुंह छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप लोगों ने किस तरीके से विधायकों को तोड़ा, वो करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप तो जनता के साथ ही धोखा किया है। जनता ने वोट दिया और जनता के सीने में आपने उत्तरा मार दिया। बातें कैसे करते हैं आप लोग, मुझे समझ में नहीं आता है। भाजपा और उनके जो सहयोगी दल है, जो सीधे गुट के लोग देते हैं, यहाँ पे बैठ के बड़ी बड़ी ज्ञान की और अच्छी बातें करते हैं, इनके मुंह से शोभा नहीं देता। ये वैसे लगता है कि अजीत पवार गुट से हमारे साथ हैं, अजीत पवार, डॉक्टर विमल कुमार टाइम में ये बता रहे हैं कि उद्धव साहब, मैं फिर देओल साहब के पास भी जाऊंगा। ऋषभ जी, ये कैसी नीति है जो जीत रहा उसके, ये कैसी नीति है जो तोड़फोड़ मचाती है? ये कूट नीति है। दोनों पैनलिस्टों की बात सुना, और शिवसेना के जो हमारे प्रवक्ता बैठे हैं, इन्होंने कहा इनको महाराष्ट्र के बारे में पता ही कितना है। मुझे इतना जरूर पता है कि महाराष्ट्र किसी उद्धव ठाकरे के परिवार का जागीर नहीं है। महाराष्ट्र नरेंद्र मोदी की जागीर भी नहीं है, महाराष्ट्र नरेंद्र मोदी की जागीर भी नहीं है। उद्धव ठाकरे की जागीर में आप बोल रहे हो ना, महाराष्ट्र नरेंद्र मोदी की जागीर भी नहीं है। ये भी ध्यान रखिए, महाराष्ट्र स्वाभिमानी मराठियों का महाराष्ट्र है। आप इस पर बात न करें, जागीर एक एक करके बोलिएगा। दीपक जी शांत हो जाइए। वैयक्तिक आरोपों से बचे, वैयक्तिक आरोपों से बचे, नहीं तो बात बहुत दूर तक जाएगी। हम शिवसेना वाले हैं और हम अच्छे से बात करना जानते हैं। शिवसेना वाले ये ध्यान दीजिए, आपकी दोस्ती भी सहन कर ली, जिसको हमने अपने सर पे बड़ा किया था वो आप हैं। महाराष्ट्र में आप वो सब बात ना करें सर, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप जागीर की बात ना करें, आप मुद्दों पे आइए, आप मुद्दों पे आइए, आप मुद्दों पे आइए, आप किसी की जागीर की बात ना करें। चलिए बोलने दीजिए, मुद्दों पे बात कर रहे हैं। मुद्दों पे क्या मुद्दे बताइए? हमारी बातों को भी आप सहन नहीं कर पाएंगे सर, आपसे रिक्वेस्ट है। बात रखूं या मैं अपनी बात रखूं, इनके बीच में नहीं बोला था मैं। पहली बात तो ये, दूसरी बात आपने कहा कि डिबेट के दौरान कि धर्म का मुद्दा ले आए। सर, धर्म आपको छोटा मुद्दा लगता है क्या? इस देश में अगर आपके परिवार के अंदर किसी का धर्मांतर जबरदस्ती करा दिया जाए और सरकार मौन रहे तो आपको ये छोटा मुद्दा लगता है? एक जहां 28% से 17% किसी की आबादी पहुंच जाए वो आपको छोटा मुद्दा लगता है? ये दिक्कत उन पार्टियों के लिए है जो केवल एक मुस्लिम पे तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, लेकिन हिंदुत्व पे जब आरोप दिक्कत आएगी तो मौन साध लेते हैं। तो खड़ा तो भारतीय जनता पक्ष ने महाराष्ट्र की विधानसभा विधान परिषद इलेक्शन में एमआईएम के वोट ले लिए, एमआईएम के वोट लिए इन्होंने, 2 एमआईएम एमएलए के वोट लिए। तब इनको धर्म नहीं सूझता, तब इनको धर्म नहीं सूझता। वही जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ सत्ता स्थापन करते हैं, इनको धर्म नहीं सूझता उस वक्त। लेकिन जब इलेक्शन आते हैं तब इनको धर्म की राजनीति याद आती है। आज हिंदुओं को खतरा मुस्लिमों से नहीं है, आज हिंदुओं को खतरा भारतीय जनता पार्टी से है। बातें ना करें, इतिहास क्या है? भारतीय जनता पार्टी से हिंदुओं को खतरा है। आज हिंदू खतरे में नहीं है, मुस्लिम भी खतरे में नहीं है, आज देश की लोकशाही खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है।
इतिहास ये रहा है कि ठाकरे जी ने कभी भी अपनी आइडियोलॉजी से समझौता नहीं किया, लेकिन आज भी शिवसेना अपनी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे है। मैं बताऊं आपको, आज भी शिवसेना अपनी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे है, लेकिन हिंदुत्व किसी को मारना काटना नहीं सिखाता। हिंदू धर्म सहिष्णु धर्म है, हिंदू धर्म काम देना सिखाता है, हिंदू धर्म सबको साथ लेके चलना सिखाता है। हिंदू धर्म मुस्लिमों को मारो, क्रिश्चियनों को मारो, ये नहीं सिखाता। हिंदू धर्म अनादिकाल से चलता आ रहा है, ये भागवत धर्म है, और भागवत धर्म का भगवा रंग शांति का भी प्रतीक है। आज आपने बदनाम करके रख दिया हिंदू धर्म को। ऋषभ जी, एक चीज बताइए, ऋषभ जी आप धर्म को ले आते हैं, मैंने कहा था ऐसा कि आप धर्म को ले आते हैं, मुद्दों की यहाँ पर बात हो रही है और आपने कहा धर्म क्या छोटा मुद्दा है। आप ये बताइए, 10 साल से सरकार है, अब ज्यादा वक्त हो गया, क्या अभी भी आपके लिए ये धर्मांतरण ये सब मुद्दे हैं? और अगर ऐसा है तो क्या ये फेलियर नहीं है आपका? आप जब झारखंड जाएंगे तो चुनाव रिपोर्टिंग में तब आपको पता चलेगा कि किस तरह मासूम वहां रो रहे हैं। एक बार जाइए सर, मैं कहूंगा बंगाल से सटे इलाके में किस तरह गलती करके बंगाल घुस जाती है और गठबंधन की सरकार यहाँ सारे सवाल का अगर आप जवाब देंगे ना तो मैं पूरी डिबेट चुप बैठ जाऊंगा। मैंने एक सीधे सवाल का आप जवाब दे दीजिए। गोवा में भारतीय जनता पक्ष का सरकार है, गोवा में मेनू कार्ड पे, होटल्स के मेनू कार्ड पे बीफ लिखा होता है, मणिपुर में बीफ लिखा होता है, वहां पे भाजपा की सरकार है, क्योंकि वहां पे बीफ चलेगा, क्योंकि वहां पे आप कुछ नहीं करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में बीफ के लिए आप राजनीति करेंगे। क्यों गोवा में बीफ अलाउड है, होटल में खाना खा सकते हैं आप बीफ में, मणिपुर में खा सकते हैं? मेरा जवाब दे दीजिए आप। जी बताइए, नियत साफ कीजिए और नीति भी बताइए इस पर। बिल्कुल नियत और नीति दोनों साफ कर रहा हूं सर। कैसे? इनको शायद जानकारी नहीं है कि बीफ जो है गाय के मांस को नहीं कहा जाता है केवल, इनको शायद जानकारी नहीं है। क्या कहा जाता है? कैमल के मीट को मैं आपको बता दे रहा हूं, जब कैमल के मीट को, बफेलो के मीट को भी बीफ कहा जाता है। नहीं, उसको बफ कहा जाता है सर। नहीं, मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा हूं आपके सामने बैठकर, और मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, हमें भी जानकारी है थोड़ी सी। नहीं, हमें भी जानकारी है सर, केवल गाय के मीट को बीफ नहीं कहा जाता है। आज ये हमें भी जानकारी है, बीफ नहीं कहा जाता है। कमाल है, ये हमें भी जानकारी है। वाह मत कीजिए, कोई शो में नहीं आए हैं शहरी के, ठीक है? आप गोवंश की बात कर रहे हो, ये ध्यान रखिएगा। गोवंश को भी बीफ कहा जाता है, उसमें बैल भी आता है, उसमें गौ माता भी आती है। ये आप समझिए, आपके पास जवाब नहीं है तो आप बोलिए मेरे पास जवाब नहीं है और आप अपनी अगली बात रखिए। मुझे आपको कैसे शांत करना है मुझे अच्छे से आता है। शिवसेना वाले इसलिए पहले बताया मैंने आपको, हिंदुत्ववाद आप हमें ना सिखाए। एक एक करके बाला साहब ठाकरे जी की आइडियोलॉजी को लेके चल रहे हैं ना। बाला साहब की आइडियोलॉजी ये भी बताती थी कि भारतीय जनता पक्ष के लिए हमने अपने कंधे नहीं तैयार किए, शिवसेना को आगे बढ़ाना था। आप हमें खत्म करने, आपके पास जवाब है, आप गोवंश का जवाब है आपके पास। गोवा में, मणिपुर में बीफ खाया जाता है, आपने उस पर क्यों बैन नहीं लगाया? महाराष्ट्र में इलेक्शंस नजदीक है, इसलिए गौ माता का दर्जा, गौ माता को राज्य माता, राज्य प्राणी का दर्जा दिया है। ये सब इलेक्शंस के आपके जुमले हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा है तो पहले जाइए और गोवा में बैन करिए, ऐसा है तो जाइए पहले मणिपुर में। और सबसे पहली सबसे ज्यादा गौ मांस एक्सपोर्ट होता है वो गुजरात से होता है। कौन से पोर्ट से होता है? नाम खुला मत, उत्तर प्रदेश और गोवा में सबसे ज्यादा गौ मांस एक्सपोर्ट होता है। बिल्कुल झूठ एक तथ्य है ये। धन्यवाद आपकी जानकारी मुझे पता चली। आपके पास कितना नॉलेज है वो भी मुझे पता चला। जानकारी है सर, इतनी जानकारी तो जरूर है कि बैठ के चैनल पे झूठ ना बोलूं, इतनी जानकारी जरूर है। आप शायद बताइए, गोवा पे जवाब दे दीजिए। गोवा में क्या बफेलो को, क्या कैमल को बीफ कहा जाता है? अच्छा, क्या कैमल को ऋषभ जी, आप हिंदुत्व की बात करेंगे, कैमल आप को बीफ हिंदुत्व कहा की जाता बात है? करते हैं, आप हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदुत्व का सबसे पहले जो विचार दिया, चलिए अगर महाराष्ट्र की बात भी हो रही है, विनायक दामोदर, वीर दामोदर सावरकर, आप जिनको कहते हैं, सावरकर जी, सावरकर जी, उन्होंने मानती है, ठीक है, उन्होंने कहा, हिंदुत्व की अवधारणा उन्होंने पेश की। वो गाय के बारे में क्या कहते थे आप जानते हैं? बताइए, इनको बताइए, भाजपा वालों को बताइए। वो ये क्या कहते पहली थे? बात तो ये, एक बात बताइए, एंकर आप हैं या एंकर ये शिवसेना वाले हैं? चलिए मैं ही हूँ, चलिए ठीक है, मैं हूँ, बता दीजिए। हाँ, तो ये जो बीच बीच में चलिए आप नहीं बोलेंगे, बता दीजिए। आपने मातोश्री में जाके कमेंट्री कर, अरे सर बताइए ना, आप मुद्दे से क्यों भाग रहे हैं, आप बताइए। मैं मुद्दे पे, मैं भागता नहीं हूँ सर, पहले तो ये बता दे रहा हूँ, बेबाक प्रवक्ता में जाता हूँ और डंके का चोट पे सब जवाब देना जानता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको मुद्दे पे बता रहा हूँ। गाय हमारे लिए माता समान है, थी और रहेगी, ये स्पष्ट है, कोई समझौता नहीं है। हम शिवसेना हमारे लिए माता समान है, थी और रहेगी, ये हम भी बताते हैं। देखिए ये क्या है,
ये क्या है? अगर आप चलिए ठीक है, चलिए छोड़िए तो छोड़िए ये मुद्दे छोड़िए। चलिए हम बात कर रहे हैं, यहाँ झारखंड की बात बहुत कम हो पाई है अब तक। भैया मैं तो जो एनसीपी के विमल जी हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि फडणवीस साहब ने वो चक्की कहाँ भिजवा दी जो पिसवानी थी अजीत पवार दादा से, वो कहाँ रखवा दी? वो तो मिल ही नहीं रही, कौन से ऐसे तिजोरी में रखवा दी गई उसको? और हमारे जो हेमंत जी को जब हाईकोर्ट ने बेल दिया तो आपको उसका ऑब्जर्वेशन और पढ़ना चाहिए उस बेल स्टेटमेंट को जो जज ने डिक्टेट कराया जी। कि कैसे विच हंट करके उनको फंसाया गया। उस जमीन से, जिस जमीन के आरोप में उनको भेजा गया, उस जमीन से उनका कोई लेना देना नहीं। ये जज साहब मान रहे हैं जो बेल दे रहे हैं। बट जो बीजेपी पानी पी पी के अजीत पवार दादा को और किनको किनको चक्की पीसिंग और जेल भिजवाने, हिमंता विश्व शर्मा जिसको जब कांग्रेस में थे तो बीजेपी ने 1 महीने तक असम का विधानसभा सेशन नहीं चलने दिया। विमल जी क्या मानते हैं? अजीत पवार की बात इन्होंने की है, अजीत पवार लायबिलिटी बन गए महायुति में, एसेट नहीं बन पाए। देखिए ऐसा है, जो देव साहब ने कहा है, पहली बात तो आरोप हैं और वो आरोपी हैं, अभी तक साबित नहीं हुए। तो सर तो आरोप तो आपके साथी ने लगाए थे ना। मैंने तो लगाए नहीं, मैं तो मानता हूं कि बहुत शरीफ आदमी है वो। अरे आपके साथी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लगाए थे, और जब चुनाव आते हैं वो चक्की निकल आती है। सॉरी भी तो आ जाना चाहिए, फडणवीस साहब को बोलना चाहिए ना पब्लिकली कि मैंने गलत कहा था, चक्की पीसी नहीं होना चाहिए था, पर आज तक वो स्टेटमेंट नहीं आया। फडणवीस साहब जिस पब्लिक फोरम में बैठ के आरोप लगाया अजीत पवार पे, 60 मोदी जी ने लगाया 60,000 करोड़ का, तो दोनों ने पब्लिक का अपॉलॉजी नहीं मांगे, और आपने भी नहीं मांगे कि क्योंकि आपको उप मुख्यमंत्री का पोस्ट मिल गया तो आपने अपनी बेइज्जती का मतलब इसमें सुलह कर ली। बेइज्जती हो चाहे हो, सीट नहीं जानी चाहिए, औहदा नहीं जाना चाहिए। मैं दोनों साहब से कहना चाहूंगा कि इन आरोपों का जवाब महाराष्ट्र की जनता आगामी चुनावों में आपको नहीं पूरे देश को देगी। अरे जनता तो तब देगी, फिलहाल तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप जवाब दीजिए। सिंचाई घोटाला भी निकल आता है, 60,000 करोड़ भी निकल आते हैं, तमाम बातें आ जाती हैं सामने। देखिए केवल चक्की नहीं निकल कर आती और केवल सिंचाई घोटाला निकल कर नहीं आता। एक और वर्ड विपक्ष बोलता है वॉशिंग मशीन, उसको भी सर इंक्लूड कर लीजिए इसमें थोड़ा, कि वॉशिंग मशीन है क्या भाजपा के पास? बेशक सर हमारे पास वॉशिंग मशीन है, और उस वॉशिंग मशीन में जो पाउडर हम डालते हैं उसका नाम है नीति और नियत। नीति स्पष्ट है जो हमसे जुड़ेगा, राष्ट्रवाद भाव से जुड़ेगा, और देखिए मैं बीच में नहीं बोला, बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए सर उनको, किसी के बीच में नहीं बोला। और नियत स्पष्ट है कि कोई भी ऐसा काम अंत्योदय मूल मंत्र से विपरीत होकर नहीं करेगा। और जहां तक अजीत पवार की बात है, अच्छा ये देश कानून से चलता है, ये इस वॉशिंग मशीन से चलता है? नहीं, हमने क्या कहा कि कानून से नहीं चलता? हमने ये कहा क्या भाजपा में आने के बाद किसी के ऊपर? सर आपने कहा कि आपके पास एक पाउडर है, वो आप डालते हैं, नीति है, नियत है, और अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि अब आगे से वो नहीं करेगा तो फिर उसको वो सब दाग धुल जाते हैं। ये क्या बात हुई? कैसे नहीं बात हुई सर? वहां पे जब ये पूछते हैं आपके पास वॉशिंग पाउडर है क्या, तो आपको इनसे पूछना चाहिए था। आप बीजेपी से क्यों पूछते हैं कि वॉशिंग पाउडर है क्या? जब हमसे वॉशिंग पाउडर पूछेंगे तो हम तो जवाब देंगे ना, बेशक है। हमारे पास, हमारे साथ जुड़कर लोग गलत काम नहीं करते। वो आप कांग्रेस के साथ करप्शन मशीन लेकर नहीं चलते। और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, विषय ये है कि इंपॉर्टेंट इसलिए हो जा रहा है क्योंकि वहां पे एक तरीके से धर्म परिवर्तन, आंतरिक सुरक्षा के साथ समझौता, और आंतरिक सुरक्षा पे जब केंद्र सरकार कार्रवाई करती है तो वहां की सरकार जो है राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार काम करी, इसका आरोप लगाती है। झारखंड में आदिवासी को जिस तरह कन्वर्ट किया जा रहा है, जिस तरीके के मुस्लिम डेमोग्राफी वहां बढ़ रहा है, ये चिंता का विषय। इस पे जेएमएम से प्लीज क्वेश्चन पूछेगा, वो जवाब नहीं दे पाएंगे। आप धर्म पर आ पढ़ना के कोर इलाके से मैं आता हूं, आखिरकार धर्म पर आ गए। जिस तरीके के धर्म परिवर्तन हो हिंदू रहा है, मुसलमान धर्म परिवर्तन, अब आप इस पर आ गए। अनीश मैं आऊंगा आपके पास। चलिए पहले दीपक जी से। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को यही बताया जाता है, जहां पे आपको कुछ बात करने के लिए ना मिले तो धर्म पे आ जाओ, हिंदू मुस्लिम करो, पाकिस्तान तक पहुंच जाओ। अभी आपको एक बात बताता हूँ, ये राज्यों की इलेक्शन है, यहाँ पे ये पाकिस्तान तक पहुंच जाएंगे। चलो इसको बाजू में रखते हैं, बुनियादी बातों पर बात करते हैं। ये बोलते हैं हमारे पास अगर लोग आते हैं तो वो बुरे काम नहीं करते। ये किरीट सोमैया जी का स्टेटमेंट था कि उनको हमने अभी बोला है कि आप अभी इसके बाद कुछ नहीं करेंगे। मतलब भारतीय जनता पक्ष सर्टिफिकेट दे लेके बैठता है। अभी देखो अशोक चौहान
जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जिनका आदर्श घोटाला, कारगिल वॉरियर्स के घरों के अंदर जिनका घोटाला था, उनको इन्होंने राज्यसभा तक भेज दिया। वही कांग्रेस के मिलिंद देवरा को इन्होंने राज्यसभा में शिंदे गुट ने भेज दिया। मतलब कांग्रेस जब इनके पास आएगी तो कांग्रेस अच्छी, कांग्रेस ही अच्छे, लेकिन कांग्रेस अगर शिवसेना के साथ आई तो शिवसेना कांग्रेस के साथ चलेगी, कांग्रेस के आगे झुक गई, ऐसा है। ये बात अगर कानून की करते हैं तो पिछले कम से कम 8 से 9 महीने हो गए शिवसेना की इतनी बड़ी केस कोर्ट में उसका तारीख तक नहीं मिल रही। इतने बड़ी जो लोकशाही की हत्या हो रही है, शिवसेना के एमएलए चुराए गए, मेरे शब्द जी आऊंगा आपके पास। पहले मैं एक कमेंट ले लूंगा। कोई जवाब नहीं, उनको खाली सवाल दीपक जी, अरे आपके साथी हैं, अभी कितना है महाराष्ट्र के बारे में, अरे सर आपके साथी हैं, कांग्रेस के दीपक जी बात करते हैं, उनकी वॉशिंग पाउडर सुनिए, 2 मिनट का मुझे वक्त दे दीजिए। अनीश जी 1 मिनट, ईडी और सीबीआई की है, उनकी वॉशिंग पाउडर्स, वो संस्कृति, देश का प्रेम। अरे सर आपके साथी को मौका देना चाहता हूं सर। आप सर्टिफिकेट बांटो लोगों को, आप देशभक्त, आप तो देश के विरोधी। आप सुनिए, अजीत पवार जी 3 दिन पहले अजीत पवार जी के ऊपर नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट हुआ था कि ये घोटालों के आदमी है। तीसरे दिन के बाद वो भारतीय जनता पक्ष के साथ जाके बैठे, सारे आरोप रफा दफा हो गए। ये महाराष्ट्र में कम से कम 48 लीडर्स के साथ हुआ है। खुद एकनाथ शिंदे के लीडर्स प्रताप सरनाईक बोले थे, उद्धव जी इनके साथ समझौता कर लीजिए उद्धव जी, नहीं तो हमारी कुछ खैर नहीं। भावना गौली, चलिए दीपक जी को बोलने दीजिए, चौहान, अनीश जी दीपक जी को बोलने दीजिए सर, दीपक जी को बोलने दीजिए, आपके साथी हैं सर, आप ही की बात रखेंगे। मैं आऊंगा, ऋषभ जी आऊंगा आपके पास। दीपक जी देखिए, भाजपा प्रवक्ता ने यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनके लिए बस एक ही बात कहूंगा, चोर चोर मौसेरे भाई, एक कहावत है हिंदी की, आपको भी पता होगा, आप समझ जाइए एनसीपी और बीजेपी में क्या रिश्ता है। तो मौसेरे भाई हैं दोनों, चोर चोर हैं, और इनके पास कोई नीति नहीं है ना कोई। अगर नीति होती तो 4 बजे सवेरे मुख्यमंत्री नहीं बनाते, नीति होती तो एक चलती हुई सरकार के विधायकों को तोड़ते नहीं। तो जो लोग दिन दहाड़े डकैती कर रहे हैं, सरकार तोड़ने के लिए घूस दे रहे हैं, विधायकों को डरा रहे हैं, ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो वो अंदर कितना घपला कर रहे होंगे तो ये तो आपको भी नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि नीति भी है, नियत भी है, यानी वॉशिंग मशीन के साथ साथ वॉशिंग पाउडर भी है। यही मैं कर रहा हूं, इनकी नीति यही है कि जहां भी अगर भाजपा की सरकार नहीं है वहां के विधायकों को तोड़ो, भाजपा की सरकार बनवाओ। ये इनकी नीति है और नियत है कि चोरी करो, पैसा डालो, ईडी भेजो, सीबीआई भेजो, चाहे जैसे भेजो। तो यही नीति है, यही नियत है कि चोरी करो, इनको डराओ, विपक्षी लोगों को कमजोर करो। भाजपा का बिहार में देखिए, जिस रामविलास पासवान की पार्टी को इन्होंने तोड़फाड़ कर दिया, चिराग पासवान को इन्होंने साइड कर दिया, लेकिन